हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 7 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदी न्यूज़पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़। तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बात की गई है कि अगर कोई सी भी इंडिविजुअल है, अगर उनके पास कार्ड नहीं है तो उन्हें वर्क भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यही सारी चीज़ें बात की गई हैं और अभी आपको डिलीटेशन की बात भी चल रही थी, राइट? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कार्ड्स जो थी वो इनवैलिड साबित कर दी गई थी और कुछ मिसलीडिंग कार्ड्स भी थी, यानी फेक कार्ड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में, यानी इस स्कीम को नहीं देखेंगे क्योंकि यूपीएससी वही आपसे पूछेगी, क्योंकि डे टू डे जो भी चीज़ें चल रही हैं पर्टिकुलर स्कीम में वो आपसे यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगी। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म है MGNREGS। सबसे पहले लॉन्चिंग ईयर आपको याद रखनी होगी, 2005 में इसे लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, ये आपको याद रखनी है। इसमें क्या होती है कि 100 डे की गारंटी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयमेंट की हर फाइनेंशियल ईयर में। याद रखनी है हर फाइनेंशियल ईयर में, और 100 डेज ही हैं, ठीक है। जिसमें जो भी अडल्ट मेंबर है रूरल हाउस होल्ड के, अगर वो पब्लिक वर्क रिलेटेड अगर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं तो वो इसमें इनरोल कर सकते हैं और उन्हें इसमें वर्क प्रोवाइड की जाती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वैसे कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इनरोल किया हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर। अगर 15 डेज के अंदर अगर वर्क असाइन नहीं होती है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी, जो भी मिनिमम वेज होगी उसकी 1/4 रहेगी। और अगर वर्क असाइन नहीं हो रही है 30 डेज तक भी, तो ऐसे कंडीशन में 2/4 हो जाएगी, यानी 50% जो भी मिनिमम वेज है वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। वर्क यूजुअली 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही मिलती है इंडिविजुअल को, एप्लीकेंट है उसके विलेज के अंदर, पर इसके बाहर भी हो सकती है। अगर बाहर वर्क अगर प्रोवाइड की जाती है तो वैसी कंडीशन में अलग से ट्रैवल अलाउंस दी जाती है। तो वैसे हार्ड स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, या रिजिड स्टेटमेंट नहीं है कि 5 किलोमीटर्स के अंदर ही वर्क करेंगे, उसके बाहर नहीं। ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर से आप देख सकते हैं ट्रैवल अलाउंस उन्हें प्रोवाइड की जाती है। और आप खुद सोच के देखिए, ऐसे तो नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 किलोमीटर के अंदर ही 10 साल 20 साल काम मिले इंडिविजुअल को, राइट? उसके बाहर भी उन्हें जाना है, माइग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत सारी समय के लिए वर्क्स अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो लॉजिक क्या कहती है कि 5 किलोमीटर्स के बाहर भी वर्क प्रोवाइड की जाएगी। अब पेमेंट वीकली बेसिस पे होती है, अगर डिले होती है 15 डेज से ज़्यादा तो कंपनसेशन भी प्रोवाइड की जाती है डिलेस के लिए। विमेन को गारंटी की गई है 1/3 जॉब्स जो भी इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। याद रखनी है 1/3 है, 2/3 नहीं है, ठीक है। या विमेंस के लिए गारंटी ही नहीं की गई है, ऐसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व होती है? तो ग्राम पंचायत में होगी, फिर वही जॉब कार्ड्स इशू करेंगे, यानी ग्राम पंचायत जॉब कार्ड्स इशू करती है, ये आपको ध्यान देना होगा। वर्क क्या क्या रहते हैं? तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्राफ्ट प्रूफिंग, जैसा कि एफोरेस्टेशन हो, इरिगेशन वर्क हो, या रिस्टोर करने की बात हो अगर ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ की, या लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल, रूरल कनेक्टिविटी, मतलब रोड्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं इसके अंदर, और ऐसी और भी वर्क्स ऐड की जा सकती हैं जो कि नोटिफाई की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने की ज़रूरत है इस स्कीम को। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में बात की गई है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी सपोर्ट करेगी गगनयान मिशन को। अब आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा कल ही लॉन्च की गई है प्रोबा 3 सैटेलाइट, राइट? प्रोबा 3 जो मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, जिसमें सन की कोरोना और जो आउटर स्पेस की जो वेदर है उसकी स्टडी के लिए ये पर्टिकुलर एक मिशन यानी प्रोबा 3 मिशन लाई गई है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये लॉन्च हुई इंडिया की तरफ से सक्सेसफुली, तो इसी के बिहाफ पे सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी गगनयान मिशन को सपोर्ट करेगी। अब ये गगनयान मिशन क्या है? तो ये इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, याद रखनी है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे सेंड किए जाएंगे। 3 डे की ये मिशन रहेगी और फिर बाद में उन्हें सेफली अर्थ पे लैंड करा दिया जाएगा। अब ये गगनयान मिशन LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए यही आइडेंटिफाई की गई है। और मेन एम क्या है ये गगनयान मिशन की कि बाद में फ्यूचर में इंडिया की खुद की स्पेस स्टेशन बिल्ड कर सके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और गगनयान मिशन के बारे में बहुत सारी वैसे आर्टिकल या न्यूज़ कुछ समय पहले कवर थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये मिशन। ज़रूरी नहीं है कि आपसे चंद्रयान के बारे में ही यूपीएससी पूछे, ठीक है, तो ध्यान देनी है। अब बढ़ेंगे आगे।
और ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, ठीक है, जहाँ पे यही सारी बात की गई है कि आरबीआई ने बहुत अच्छे से फोकस किया इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए और जो कट रेट्स हैं उसे अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। तो यही सारी बात की गई है, जीडीपी वगैरह के बारे में बात की गई है। अब वैसे आर्टिकल बहुत ही टेक्निकल है, पर हमारी प्रीलिम्स के लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आर्टिकल में लिखी क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ, पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन पूछी थी, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो इसे सेटअप किया गया था अंडर 45 जेड बी, एक सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। इसी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंस्टिट्यूट किया गया। याद रखनी है, ये 6 मेंबर ये पर्टिकुलर कमिटी है, 6 मेंबर है ये, ठीक है। अब ये 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन होते हैं, फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक ऑफिशियल एक इंडिविजुअल होते हैं जिसे नॉमिनेट की जाती है आरबीआई बोर्ड के द्वारा। और बाकी जो 3 रहते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो 6 मेंबर बॉडी है, ये आपको याद रखनी है, सॉरी कमिटी है। मेंबर्स जो रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो सॉरी हर 4 ईयर पे अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि इन एलिजिबल सॉरी एलिजिबल नहीं रहते रीअपॉइंटमेंट के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 4 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और एलिजिबल नहीं है दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिप्लेस किया है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को। पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी, बाद में इसे रिप्लेस करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई। कोरम क्या होनी चाहिए, यानी अटेंडेंस क्या हो, अटेंडेंस आप कह सकते हैं। तो अगर 6 में से 4 मेंबर्स एटलीस्ट अगर अवेलेबल रहेंगे तभी जाके मीटिंग कंडक्ट होगी। अगर 3 रहेंगे 6 में से, तो ये मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी, कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। और हर 6 मंथ पे जो रिजर्व बैंक है वो पब्लिश करती है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और जो मेंबर्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनके पास सिर्फ एक वोट रहती है, जबकि आरबीआई के जो गवर्नर है, राइट, जो कि चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, इनके पास एक कास्टिंग वोट रहती है। अगर टाई होती है तो वैसे कंडीशन में ये एक्स्ट्रा वोट कास्ट यानी दे सकते हैं कोई टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो टारगेट करनी है इन्फ्लेशन, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी पे ये वर्क करते हैं, और पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ देखनी है आपको कि जो इन्फ्लेशन की जो टारगेट है इंडिया में, वो 4 ± 2% है, जो आरबीआई को मेंटेन करनी है। तो इन्फ्लेशन प्लस डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ों को आरबीआई अच्छे से देखती है। तो यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट में ये पूछा कि ये 10 मेंबर बॉडी है, जबकि यहाँ देख सकते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये 6 मेंबर बॉडी है। दूसरी चीज़ आरबीआई ने क्या बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो लोग हैं वो प्राइस स्टेबिलिटी पे वर्क करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये 2 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन थी। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल में हमने चीज़ें देखी हैं, तो डिटेल में भी आ सकती है, तो ध्यान देना है। वैसे बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इतनी तो पता होनी चाहिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल पेज पे नहीं है, पर ये एक न्यूज़ आई है क्वाड पे, ठीक है। क्वाड पे क्या क्या बात की गई है कि ट्रम्प को अच्छे से, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए क्वाड ग्रुप को लेकर। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है, ठीक है। और थोड़ी बहुत ये भी बात की गई है इंडिया चाइना की जो अभी इश्यूज चल रही हैं उस पर भी बात की गई है कि 32nd मीटिंग अभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसुलेंट एंड कोऑर्डिनेशन वाली अभी हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, कि जो उनकी जो इश्यूज हैं जो बॉर्डर को लेके, वो थोड़ी डीएस्केलेट हो सके। तो ये सारी कुछ बातें इसमें की गई। तो क्या इंपॉर्टेंट है कोड, उसे देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यूएसडी, ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, याद रखनी है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। ये डायलॉग यानी क्वाड को किसने स्टार्ट किया, तो जापान कंट्री ने स्टार्ट किया 2007 में। फिर 2017 में इसे दोबारा रिवाइज किया गया, यानी 2007 में ये इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। और 10 साल तक ये पर्टिकुलर जो कॉड है ग्रुप, ये इनएक्टिव थी। फिर 2017 में जब आसियान की समिट हुई मनीला में, वहाँ इसे दोबारा रिवाइव किया गया कंट्रीज के द्वारा। वैसे कि इसे क्यों लाया गया था, ताकि चाइना की मिलिट्री और डिप्लोमेसी को काउंटर किया जा सके। जो साउथ पैसिफिक रीजन है वहाँ पे, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में, आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी अपनी दिखाती है चाइना, राइट।
अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे बात की गई है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो 4 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप करेगी। किसकी हेल्प से? तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। अब वर्ल्ड बैंक हमें समझना होगा क्योंकि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन रहती है उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? ये तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करती है लोन्स या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, जो लो मिडिल या इनकम वाली कंट्रीज़ हैं वो परस्यू कर सके अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसे। अब आरबीआई सॉरी वर्ल्ड बैंक, अभी आरबीआई की बात की तो आरबीआई निकल रही है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम दी गई है दो ऐसी इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ को मर्ज करके, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं और दूसरी हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पांच वैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा होल्ड की जाती है। उसी में से दो है जिसे हम मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक आपको याद रखनी है इस्टेब्लिश की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के साथ ही 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और पहली लोन वर्ल्ड बैंक ने कौन सी कंट्री को ग्रांट की थी दी थी? तो वो फ्रांस कंट्री को दी थी 1947 में। याद रखनी है, यूपी से चेंज करके बोल सकते कि इंडिया को ही मिली थी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और चीज़ें देखेंगे तो इस्टेब्लिश हुई 1944 में। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स का है तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऐसी पांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोली जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आईसीएसआईडी। तो ये पांच चीज़ है, ठीक है। यूपीएससी या तो आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक के बारे में या आपसे ये भी पूछ सकती है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। ऐसे अगर हार्ड क्वेश्चन पूछनी होगी तो ऐसे पूछ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये सेम चीज़ की वर्ल्ड बैंक क्रिएट की गई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा आईएमएफ के साथ। और जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के रहे हैं वो ट्रेडिशनली अमेरिकन ही रहते हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों वाशिंगटन डीसी में है ये लोकेटेड, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली वर्क करते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे अवार्ड दी जा रही है, गुड प्रैक्टिस अवार्ड दी जा रही है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। तो ये एसोसिएशन को हम देखेंगे टू स्टेटमेंट में आ सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। काम क्या करती है? तो जितने भी नेशंस हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं उसे एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन वगैरह भी करती है सोशल सिक्योरिटी वाली चीज़ों से। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश हुई 1927 में हुई है। किसके अंडर? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और आपको पता होगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी वहीं पे हेडक्वार्टर्स है, तो उसी की हेडक्वार्टर्स में इनकी भी ऑफिस है, ठीक है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर इसे ग्रांट किया गया है, ये इसे मेंशन किया गया है, ठीक है। इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी यही होती है जहाँ गवर्नमेंट हेल्प करती है अपने सिटीज़न को ताकि वो सिक्योर रहे, जो भी डे टू डे चीज़ें रहती हैं उनसे, जैसे कि अगर हेल्थी हो गई या कोई और इमरजेंसी हो गई, राइट, या कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिकली हेल्प करनी हो, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। वैसे सोशल सिक्योरिटी पे उतनी डिटेल में तो नहीं चीज़ें आएंगी क्योंकि एक बार बहुत पहले पूछी गई थी। अब ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है यूपीएससी में तो ध्यान देने, और वैसे भी द हिंदू में तो इसमें भी सब नहीं कर सकते, राइट। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर साइक्लोन्स के बारे में बात की गई है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी 944 करोड़ साइक्लोन रिलीफ के लिए, ठीक है। अब साइक्लोन्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कहाँ, सेपरेट वीडियो में, उसे आई बटन में टच कर दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेंगी जो कि हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक पार्ट भी है। तो वीडियो ज़रूर वो देखें, आई बटन में है। मिलते हैं कल की न्यू डिस्कशन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की डेट में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।